देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या चीज, सेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स के बारे में। अब डाइसेकेराइड्स के बारे में आप लोग को बताया गया था कि डाइसेकेराइड्स का मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है आपके पास सुक्रोज, एक होता है फ्रुक्टोज और तीसरा होता है लैक्टोज, जिसमें फर्स्ट नंबर में अभी हमारा दिया हुआ है क्या चीज, सुक्रोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और क्या चीज था, आपका लैक्टोज था। तो डाइसेकेराइड्स में थे आपके पास सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, जिसमें 1 नंबर में अभी आपके पास क्या आ रहा है, सुक्रोज। अब जो ये सुक्रोज है, इस सुक्रोज को हम लोग चीनी बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोला जाता है, शुगर यानी कि चीनी। अब जैसे देखिए ये सुक्रोज का चीनी कोई मतलब नहीं कि चीनी ही होगा। अब चीनी जो प्राप्त होते हैं ये कहा जाता है कि ईख से प्राप्त होता है, गन्ना से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यही चीज को बताया है कि जनरली जो सुक्रोज पाए जाते हैं हमारे यहाँ, वो आपका पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कोई जानवर से आप सुक्रोज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, समझ गए। हाँ, दूध के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन वो कुछ अलग टाइप से होता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहा है कि आपको सुक्रोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, फ्रुक्टोज चाहिए, तो सुक्रोज आपका प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है। देखिएगा कि गाँव घर में गन्ना की खेती की जाती है, समझ गए। उसको क्या किया जाता है कि गन्ना को काट करके उसको पेर करके एक मशीन बड़ा सा होता है, उस मशीन से पेर करके रस निकाल दिया जाता है। बड़ा बड़ा वहाँ पे टाप लगा होता है, समझ गए। और टाप में उसको डाल दिया जाता है और डालने के बाद उसको उबाला जाता है, खौलाया जाता है, बॉयल किया जाता है। अब बॉयल करने के बाद कुछ इवोपैरेट हो जाते हैं, उसमें जो H2O प्रेजेंट होता है वो इवोपैरेट कर जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे अवशेष पदार्थ बचता है वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का एक मीठा का रूप ले लेता है, समझ गए। अब मीठा का रूप लेता है, मीठा को अब क्या किया जाता है, मीठा का जो रस होता है, या तो उसी रस को क्या करते हैं कि जो आपका इवोपैरेट यानी इवोपैरेशन विधि द्वारा जो आप खौला रहे थे रस को, उस रस को किसी दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है पाइप नली के द्वारा। उसमें एसिड डाला जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह, जिससे क्या होता है कि उसमें उपस्थित जो रंग होता है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि जब तक उसको चलाते रहता है लोग, और जब तक एसिड डालेगा, और एसिड डालने के बाद जब तक वो मतलब हल्का वाइट साफ नहीं दिखने लगता है, जब तक उसको चलाते रहेगा, समझ गए। कोई भी डाइल्यूट एसिड डाल सकता है, HCl भी डाइल्यूट एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर कहा जाता है कि जब उसमें एसिड डाल दिया जाता है, एसिड डाल करके छोड़ दिया जाता है, तो उसका रंग अपने आप चेंज हो जाता है। यानी कि जो पहले ब्लैक ब्राउन टाइप के दिखाई दे रहा था मीठा का रस, वो अब कैसा दिखाई देने लगता है, एकदम साफ दिखाई देने लगता है। अब कंपनी में जो चीनी बनाई जाती है, कंपनी में चीनी बनाया जाता है जिसमें फास्फोरस और सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है, समझ गए। अब फास्फोरस और सल्फर उतना उसके पास आएगा कहाँ से भाई, तो फास्फोरस कंपनी वाला क्या करता था पहले, आज से मतलब 50 साल पहले की बात है, 50 साल 20 साल 30 साल पहले की बात है, कि उस समय हड्डी का चूर्ण मिला देता था, समझ गए। जब चीनी बनाने का प्रोसेस कंपनी में शुरू होता था, उस समय क्या करता था, हड्डी का चूर्ण, क्योंकि हड्डी में आपका फास्फोरस का अंश पाया जाता है। तो फास्फोरस का अंश, जैसे किसी भी जानवर का हड्डी ले लिया, उसको तोड़ करके मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या होता था कि उसका रंग छोड़ना शुरू कर देता था। अब जनरली कहा जाता है कि सुक्रोज जो आपके पास होते हैं या चीनी जो होते हैं, इसके बारे में एक नज़र थ्योरी पर आते हैं। देखिए, इट इज द मोस्ट कॉमन डाइसेकेराइड्स एंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट्स। यहाँ पे बताया गया है कि जनरली शुगर जो है ये डाइसेकेराइड्स होते हैं। जनरली शुगर क्या होता है, डाइसेकेराइड्स, यानी कि चीनी आपका डाइसेकेराइड्स है। यानी कि ऐसा हमारे पास शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है कि इसको अगर हम पानी में डालेंगे, H2O से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के तहत ये जाता है, तो इसके पास 2 मोनोसेकेराइड्स टूटते हैं। जब 2 मोनोसेकेराइड्स टूटता है, इसलिए शुगर को हम लोग क्या कह देते हैं, डाइसेकेराइड्स।
अब कहा जाता है कि साधारणतः डाइसैकेराइड होते हैं जो पेड़ से प्राप्त होते हैं। अब आपके पास चीनी जो बनाया जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है? पेड़ से, पौधा से, यानी कि गन्ना का जो पेड़ होता है उससे चीनी बनाया जाता है। जैसे खेतों में से गन्ना को काटा गया, काट करके उसको क्या किया जाता है कि कंपनी में डायरेक्ट पिठा दिया जाता है। कंपनी वाला का काम है कि वहाँ से अपना उसको छिलाई करेगा, पिसाई करेगा, रस निकालेगा। जैसे चीनी बनाने का प्रोसेस है उसी तरीका से वो लोग अपना काम करता है और चीनी मार्केट में आ जाता है। अब देखिए, ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम्स इन्वर्टेड और सुक्रोज। देखिए, कहा जाता है कि जब आपके पास ये गन्ना का रस जो होता है जिसे हम पेड़ से प्राप्त करते हैं उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और डाइल्यूट रिएक्शन के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोलाइसिस भी किया जाता है। पानी प्लस यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट एसिड डाले जाते हैं, एंजाइम्स डाले जाते हैं। ये सब डाल करके डाइसैकेराइड्स जो आपका गन्ना का रस होता है उस रस को क्या चीज में बदल दिया जाता है? सुक्रोज में बदल दिया जाता है। अब कहा जाता है कि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी कि अनपचयी चीनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब आप मीठा से चीनी या मीठा कह सकते हैं कि गन्ना के रस से आप चीनी बना दिए तो चीनी से आप मीठा का रस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब चीनी से बताइए आप मीठा का रस प्राप्त कर लीजिएगा? नहीं, वो तो बनेगा चीनी का रस ही ना बनेगा। तो इस कारण से कहता है कि सुक्रोज जो है ये अनपचयी चीनी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसको हम दोबारा प्राप्त न कर सके, जिसको इरिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, रिवर्सिबल का मतलब होता है जिससे द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं और इरिवर्सिबल का मतलब होता है जिससे हम द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखा जाए, इट हैज 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। चीनी के पास कहा जाता है कि कितने मोनोसैकेराइड्स होते हैं? 2, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। अब देखा जाए, यहाँ पर आपको पता है कि सुक्रोज हमारे पास है। सुक्रोज को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11। इसमें हम क्या डालें? H2O, यानी हाइड्रोलाइसिस में कौन भाग लेता है? H2O। तो यहाँ पर ये बंदा रिएक्ट कर जाएंगे, इसके साथ पूरा आ जाएगा, ये बना देगा आपके पास C6H12O6 प्लस C6H12O6। यानी कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ पर 2 मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज और एक क्या चीज? फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पूछ भी सकता है कि जब हम चीनी को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। ये तो बहुत पहले से हम लोग को पता है, जब चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी समय से इसके बारे में बता रहे थे। अब देखिए, यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, यानी कि चीनी का संरचना। सबसे पहली बात, यहाँ पर चीनी का संरचना बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि C12H22O11 चीनी का क्या होता है? सूत्र होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि कार्बन के संख्या 12 है, हाइड्रोजन के संख्या 22 है और ऑक्सीजन के संख्या 11। अगर मान लिया जाए कि हम ही लोग के अगर कह दे बिना देखले बनाने के लिए, तो बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे, यानी कि जरा सा क्या डिफिकल्ट है। तब यहाँ पर एक वैज्ञानिक ने, हावर्थ नामक वैज्ञानिक आते हैं और हावर्थ नामक वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में ये चीनी का स्ट्रक्चर बना करके जाता है। यानी हावर्थ नामक वैज्ञानिक 1927 ईस्वी में चीनी का स्ट्रक्चर बनाता है ओपन चेन में, जो कि इस प्रकार है। देखिए, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। और इस तरीका से क्या करता है कि एक यहाँ पर 6 कार्बन का एक लिंक बनाया, फिर इसको ऑक्सीजन से जोड़ता है, यहाँ पे ऐसे एक ऑक्सीजन को रख करके यहाँ पे जोड़ता है और यहाँ पे भी 6 कार्बन का लिंक बनाता है। और ये दोनों कार्बन जो कंपाउंड होते हैं इसको आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। और बीच में जोड़ने का काम कौन करता है? ये ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन जो है
यहाँ पर लिंक्ड दोनों कार्बन एटम्स को कर रहे हैं, 6 कार्बन एटम्स को और 6 कार्बन एटम्स को। अब देखिए शुगर का एक होता है, ये तो हुआ ओपन चेन स्ट्रक्चर, और एक होता है अभी क्या चीज, क्लोज स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर को बनाते हैं अब हम लोग। इसमें कोई चीज समझाना, लिखो बस, घर पे समझते रहना। लैक्टोज आपके पास की माल्टोज डाइसैकेराइड्स का ये दूसरा एग्जाम्पल है आपका माल्टोज। पहला एग्जाम्पल था आपका सुक्रोज, और तीसरा एग्जाम्पल आवेगा क्या चीज, लैक्टोज। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों का सूत्र क्या होता है, बराबर। सबका सूत्र होता है यही C12H22O11। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे जुड़वा बहन के नाम सुना है ना, ये जुड़वा भाई का, उसी प्रकार से 3 जुड़वा भाई बहन रहता है, समझ गया। देखने में एक जैसा लगता है सूत्र के अकॉर्डिंग, लेकिन तीनों का विचार क्या है, अलग अलग रहता है। देख सकते हैं यहीं पे विचार आपको प्रकट हो जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे ये माल्टोज है, तो माल्टोज कहने का मतलब माल्ट शुगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। शुगर ही है लेकिन किस प्रकार का, माल्ट शुगर टाइप का। अब कहा जाता है कि ये माल्टोज बनाए कैसे जाते हैं, तो माल्टोज बनाने का नियम आपके पास यहाँ पर ऐसे है कि जब स्टार्च को पानी के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या चीज का प्राप्ति होता है, माल्टोज का। इट इज obtained by partial hydrolysis of starch by the enzymes present in malt। अब देखिए यहाँ पर एंजाइम्स की उपस्थिति होती है और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस लगता है। आपको पता ही होगा कि स्टार्च का ये सूत्र होता है, लिखवाए भी है आप लोग को कहीं पे कोना में, C6H10O5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा है कि स्टार्च का सूत्र इनमें से कौन होते हैं, C6H10O5। अब समझना, इस स्टार्च को बाबू हम पानी में डाल रहे हैं, यानी कि H2O में। जब H2O में डालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका संख्या तुरंत बढ़ जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 10 दूनी 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि माल्टोज जो आपके पास बने हैं C12H22O11 के रूप में। तो अब कहिएगा कि सर हम माल्टोज और सुक्रोज को पहचानेंगे कैसे, दोनों का तो सूत्र एक ही है, बराबर है। तो देखिए पहचानने के लिए क्या किया गया कि जब माल्टोज बाबा को पानी में डुबकी लगाया गया, पानी में जब इसको डाला गया माल्टोज को, तब यहाँ पर ही क्या करता है, सिर्फ ग्लूकोज का निर्माण करता है। सिर्फ क्या चीज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का। लेकिन सुक्रोज को जब पानी में डाल रहे थे तो क्या चीज का निर्माण कर रहा था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण कर रहा था। यानी समझ में आ गया कि सूत्र एक ही जैसा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पानी में डालेंगे तो माल्टोज जैसे ही पानी में जाता है ये सिर्फ ग्लूकोज में ही टूटता है। ग्लूकोज कितना मोल में टूट चुका है, 2 मोल में। तो 2 मोल में आपका ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है या नहीं पूछे, फिर भी हम लोग को जान लेना चाहिए कि जब माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। यानी कि माल्टोज जो होता है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज का। कितने मोल में, 2 मोल में। कोई दिक्कत, चलिए जल्दी इसको लिखिए फटाक से, कुछ इंप्रूव कर लो जहां जहां कुछ लिखवाएं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या, समझ में आएगा सबको। पीछे अंकिता, चलो ध्यान दो इधर। बताए थे कि डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आते हैं।
जिसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का जो फार्मूला होते हैं वो इक्वल देखने में लगता है, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, समान होता है। अगर आपको यहाँ पर लिख दे C6H12O6 तो उसको डायरेक्ट हम लोग शुगर से जानते हैं, यानी कि सामान्य सूत्र कहने के बाद वो जो लिखा गया है वो C12H22O11 वो डायरेक्ट कहेंगे क्या चीज़ का, चीनी का है। लेकिन अगर यहाँ पर लैक्टोज लिख करके ये फार्मूला लिख दिया गया हो C12H22O11, या माल्टोज लिख करके ये फार्मूला लिख दिया गया हो, या सुक्रोज लिख करके अलग लिख दिया गया हो C12H22O11, तीनों अलग अलग, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि एक अलग अलग ये चीज़ों को डिफाइन करना चाह रहा है, जिसमें ये सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सभी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स को बराबर रखता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये एक प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म में ही न होता था जिसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, और फार्मूला क्या होता था, समान होता था। तो संरचनात्मक समावयवता के रूप में आपका ये काम भी करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास है लैक्टोज। ये लैक्टोज से जैसे ही लैक्टोज आता है आपके माइंड में तुरंत आ जाता है लैक्टोज, कि लैक्टोज हमारे पास मिल्क में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि दूध में एक लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है, दूध में भी लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, दही में भी लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। यानी कहा जाता है कि लैक्टिक एसिड का मात्रा जो है दही में सबसे अधिक होता है। दूध को अगर 2-4 दिन तक छोड़ दीजिएगा तब आपका लैक्टिक एसिड उसमें नज़र आएगा। ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई जानवर से निकाले दूध को और तुरंत मतलब पिएंगे तो उसमें आपको लैक्टिक एसिड जैसा कुछ ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन अब कहा जाता है कि मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड, और यहाँ पर आपको पता है कि लैक्टोज जो होता है ये मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। यानी कि लैक्टोज जो होते हैं इसको हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, दूध शर्करा के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11। कार्बन का 12 एटम्स, हाइड्रोजन का 22 एटम्स, ऑक्सीजन का 11 एटम्स अवेलेबल होते हैं। अब देखिए लैक्टोज अकर्स इन द मिल्क 6 to 8% ह्यूमन मिल्क। देखा जाए कहा जाता है कि दूध हम लोग बहुत जगह से प्राप्त करते हैं। यह दूध कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन से प्राप्त कर रहे हैं, महिला लोग का भी दूध होता है, बच्चा लोग को पिलाती है, तो महिला लोग के बच्चे, महिला लोग को जो दूध होता है उसमें कहा जाता है कि कितना लैक्टोज, यानी कि ये लैक्टोज की क्षमता उसमें होता है 6 से 8। इसीलिए डॉक्टर लोग एडवाइस देता है कि बच्चा जब जन्म ले तो कम से कम उसको अपना माँ का दूध पिलाना चाहिए। समझ गए? उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, लैक्टोज की संख्या कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर गाय का दूध पिलाता है तो देखिए डायरेक्ट कितना आ गया, 4 से 5%। यानी जो गाय के दूध हम लोग पीते हैं उसमें लैक्टोज का जो क्षमता होता है वो कहा जाता है कि 4 से 5%, यानी 4%। और ये महिला वाला में, महिला का दूध में कितना प्रतिशत, 6 से 8%। इसका मतलब है कि इनका जो क्वालिटी दूध का है वो अच्छा श्रेणी का होता है और ये वाला मीडियम। अब देखिए एक अभी चल रहा है क्या चीज़, डेंगू में बहुत ज़्यादा बकरी का दूध लोग इस्तेमाल करता है, तो बकरी के दूध में भी कहा जाता है कि लैक्टोज, और उसके पास जो कहा जाता है कि रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है, एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से कहा जाता है कि उसमें जो बकरी का जो दूध है या ऊँट का जो दूध होता है इसमें कहा जाता है कि आपका 7, 6, 7 इन दोनों के बीच में पाया जाता है, काऊ मिल्क से अधिक होते हैं। समझ गए? यानी कि इसका 4 से 5% है तो उसका कितना हो जाएगा, कम से कम 7-8 ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का वो दूध होता है। अब देखिए मानव में दूध शर्करा 6 से 8% होता है तथा गाय के दूध में 4 से 5% लैक्टोज पाए जाते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गाय के दूध में लैक्टोज कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 4 से 5%। अब देखिए
यहाँ पर बताया जाता है भाई कि लैक्टोज जो आपके पास होते हैं, अगर उसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब क्या चीज, तनु अम्ल के साथ, अगर आपके पास लैक्टोज है, इसमें आप तनु एसिड को मिला करके H2O के साथ रिएक्शन करवाए हैं, तो ये यहाँ पर आपके पास दो फॉर्म बनाएगा, यानी कि ये डाइसेकेराइड्स होते हैं, इसलिए दो ही ये मोनोसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। एक सेकेराइड्स का निर्माण करेगा डी ग्लूकोज और एक करेगा आपके पास डी ग्लैक्टोज। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जब गैलेक्टोज को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइल्यूट एसिड के उपस्थिति में, तो कितने मोनोसेकेराइड्स में टूटता है, तो दो मोनोसेकेराइड्स में टूटते हैं, एक डी ग्लूकोज और एक डी ग्लैक्टोज के रूप में, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका भी फार्मूला होता है C6H12O6। अब देखिए, ये जो लैक्टोज होते हैं ये कहा जाता है क्रिस्टलीन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड के फॉर्म में पाए जाता है, यानी कि लैक्टोज दूध वगैरह में जो पाए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि आपका क्रिस्टलीन सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, उसमें एक प्रकार का जैसे कह सकते हैं चमक भी पाया जाता है इस कारण से। और जब वो फटता है तो देखिएगा, दूध जब फट जाता है तो घर में देखिएगा वो जैसा सॉलिड बच जाता है ना सॉलिड के रूप में, तो वो इसीलिए बोलता है कि ये क्या होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड के रूप में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताता है कि इट इज ए डिजोल्व इन वाटर, हम लोग लैक्टोज को क्या चीज में घोल सकते हैं, वाटर में आसानी से ये डिजोल्व हो जाता है। इट हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, 55.5 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, जब लैक्टोज को हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद ये किस प्रकार के एसिड का निर्माण करता है, तो लैक्टोबायोनिक एसिड यानी C12H22O11 के रूप। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये भी कि लैक्टोज को पानी में जब हम डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में डालते हैं तो ये किस प्रकार का ये कंपाउंड बना देता है, लैक्टोबायोनिक एसिड। ये दोनों आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहा जाता है लैक्टोबायोनिक एसिड। चलो खड़ा हो रहो सब, हम सोचे थे कि पॉलीसेकेराइड्स तक पढ़ा देंगे आज तुम लोग। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च वगैरह आता है, सेल्यूलोज आता है, उसी बात को बस यहाँ पे रिपीट कर देना है। देख लीजिए, जनरली कहा जाता है कि पॉलीसेकेराइड्स का डिफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बता भी चुके होंगे शायद मे बी कि पॉलीसेकेराइड्स किसे कहते हैं, जिसमें साफ साफ बताया गया था आपके पास कि अगर हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, सपोज है कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाए और इसमें आपका दिमाग नहीं कुछ चल रहा है कि भैया अब याद तो है नहीं क्या करें, अब यहाँ से लिखा हुआ तो वहाँ पे दिया हुआ है कि भैया ये क्वेश्चन है, तो इससे आपको कैसे मतलब कंसेप्ट निकालना ये चीज़ सीखिएगा। जैसे पॉलीसेकेराइड से इसको देख रहे हैं गौर से, अब इसको देखने के बाद पता चल रहा है कि इसको तोड़ दो, एक तोड़ दिए पॉली प्लस एक को तोड़ दिए क्या चीज़ में, सेकेराइड्स। अब देखो यहाँ से आपको ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही तोड़ोगे आपके पास कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। पॉली मतलब होता है अधिक, यानी कि मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू मतलब दो से अधिक, तो दो से अधिक नहीं, यहाँ पे कितना हो जाता है, लार्ज संख्या में, यानी कि 10, 11, 12 ऐसे चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास मोर देन 2 हो गए। सेकेराइड्स मतलब आपको पता ही है कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास है ये सैकरोन या सेकेराइड्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता होगा कि सेकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेराइड्स सैकरोन शब्द से बना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब देखिए वैसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको जल में डालें तो मोनोसेकेराइड्स पॉली के रूप में प्राप्त
पॉली के रूप में प्राप्त हो। क्या प्रॉब्लम है? आ गया? बैठो आप। अब देखिए पॉलीसेकेराइड्स यानी सेकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेराइड्स को मान लेंगे भैया आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ऐसा कोई आपके पास सेकेराइड्स होते हैं जिसको पानी में डालें और वो पानी में जाकर के टूट रहा हो कितना के फॉर्म, मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में, पॉली मतलब अधिक। अब पॉली कहने का मतलब दो से अधिक कहने का मतलब, यहाँ पर पॉली कहने का मतलब होता है कि 10 से अधिक भाग में टूटे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 में टूटता है तो डाइसेकेराइड्स होते हैं, 3 में होता है तो ट्राइसेकेराइड्स कहते हैं, 4 होता है तो टेट्रा, 5 होता है तो पेंटा, 6 होता है तो हेक्सा, 7 मोनोसेकेराइड्स में टूटता है तो सेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से। तो अब हमारे पास आ जाते हैं 10 से ऊपर, यानी कि 7, 8 भी रहेगा तो पॉलीसेकेराइड्स हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट कि 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स के रूप में जब टूट जाते हैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स, उस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीसेकेराइड्स। कोई दिक्कत? चलो पीयूष खड़ा। आपको पता है कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। स्टार्च एक प्रकार का क्या होता है? पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि पॉलीसेकेराइड्स का एक अच्छा उदाहरण आपका स्टार्च होता है, जिसे हम एमाइलम के नाम से जानते हैं। स्टार्च को किस नाम से जानते हैं? एमाइलम के नाम से जानते हैं। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5, C6H10O5 और ब्रैकेट आपका क्या चीज? N, जहां पर N का वैल्यू क्या होते हैं? 200 से लेकर के 1000 तक। यानी कि अगर n यहाँ पे 200 लिखोगे तो इस सब में गुना होते 200 चला जाएगा। अब देखिए कहा जाता है कि स्टार्च हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो हम जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, बाजरा खाते हैं, समझिए मक्का वगैरह खाते हैं, ये सभी चीज में यानी कि जो पाउडर का सामान होता है, जो पाउडर का सामान हो उसमें आपका क्या पाए जाते हैं? स्टार्च पाए जाते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं उसमें भी क्या है? स्टार्च की उपस्थिति है। ग्लूकोज आप खाते हैं उसमें भी आपका स्टार्च की मात्रा है। देखिएगा ग्लूकोज भी हल्का नमकीन जैसा फील कराता है, नहीं कराता है? इसका मतलब कि स्टार्च का अगर हम स्रोत का बात करें तो गेहूं, चावल, आलू, मक्का, बाजरा, मड़ुआ, सोरगम, चारा वगैरह। सोरगम मतलब चारा वगैरह होता है जो आप उसको लिक्विड फॉर्म में रखिए या तो सॉलिड फॉर्म में रखिए। अब देखिए ये सभी चीज में आपका स्टार्च की उपस्थिति होती है। ये स्टार्च जो होते हैं एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड्स होता है, यानी सेकेराइड्स शब्द जुड़ गया तो सेकेराइड्स कहने का मतलब ही होता है एनर्जी। सेकेराइड्स कहने का मतलब एनर्जी, जिसे खाने से हमारे शक्ति में क्या, हमारे शरीर में क्या मिले? एनर्जी मिले। अब देखिए स्टार्च इज ए व्हाइट एमोर्फस सॉलिड, व्हाइट एमोर्फस पाउडर, यानी स्टार्च जो होते हैं ये व्हाइट एमोर्फस पाउडर के रूप में होता है, सोलुबल इन वाटर। जब ये पाउडर के रूप में स्टार्च रहेगा तभी ये पानी में डिजोल्व हो पाएगा, ऐसे नहीं। मान लो कि चावल आपके पास है, ठीक है, चावल को आप मतलब छोड़ दो, चावल पानी में डिजोल्व होगा नहीं। लेकिन मान लो कि चावल का आप क्या बना दिए हो? आटा, और आटा बना करके तुम पानी में डाल करके मिक्स कर रहे हो तो क्या बना, वो डिजोल्व हो जाएगा कि नहीं डिजोल्व हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार्च जो होते हैं ये आपका व्हाइट एमोर्फस पाउडर के रूप में होता है और ये पानी में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाते हैं। फिर कहा जाता है स्टार्च रिएक्ट विथ आयोडीन। जैसे कोई भी स्टार्च हमारे पास हो, आयोडीन की उपस्थिति में, आयोडीन के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये कहा जाता है कि स्टार्च का जो रंग है वो किस कलर में बदल जाता है? ब्लू कलर में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही इसको फिर ठंडा जगह पे रखोगे तो ये ब्लू कलर अपने आप क्या होते चले जाएंगे? हटते चले जाएंगे। आगे बैठिए ना। स्टार्च इज ए नॉट सिंगल कंपोनेंट बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। जब भी कोई स्टार्च होता है तो अकेले नहीं होता है, कोई एक चीज का बना हुआ स्टार्च नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं। जैसे हम लोग आटा ही एक उदाहरण ले ले
तो आटा में आपके पास कहा जाता है कि आपका स्टार्च है, उसमें कुछ ग्लूकोज भी पाए जाते हैं, सुक्रोज के अंश भी होते हैं। ज़्यादा चिबाइएगा तो क्या हो जाता है, मीठा लगने लगता है। इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आप जो रोटी चावल खा रहे हैं वो भी एक प्रकार का क्या चीज़ है, स्टार्च है। अब कहा जाता है कि उसमें कंपोनेंट अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट की मात्रा हो जाएंगे। दाल की बात करें तो उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं, फिर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए, अब कहा जाता है एक होता है एमाइलोज, अब एक होता है आपके पास क्या चीज़, एमाइलोपेक्सन। तो अगर पानी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोलूबल कंपोनेंट इन वाटर, यानी कि कोई जल, ये पदार्थ है, जल है, उस जल में कोई वस्तु को आप डाले हैं, स्टार्च वगैरह को डाले हैं और उसमें 15 से 20% क्या हो गया हो, डिजोल्व हो गया हो, उसको हम घुला हुआ वस्तु को क्या कहेंगे, एमाइलोज कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा पानी में आप सब्सटेंस डाले हैं जो 80 से 85% नहीं डिजोल्व हुआ हो, उसको हम क्या कह देते हैं, एमाइलोपेक्सन कह देते हैं। कोई दिक्कत? तो यही चीज़ था आपके पास। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ देता है, या तो फिर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, व्हाट इज एमाइलोज, व्हाट इज एमाइलोपेक्सन। ठीक है, स्टार्च आज खत्म हुआ, कल पढ़ेंगे सेलुलोज। आज भर इतना ही।